नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट कहता है कि जब आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसे रेगुलरली यूज़ करते रहो। ऐसा मत करो कि आप इस साल कोई एक मेथड यूज़ कर रहे हो अकाउंटिंग करने का, अगले साल कुछ और मेथड कर रहे हो, उससे अगले साल फिर से शिफ्ट हो रहे हो पहले वाले मेथड पे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको एक ही मेथड पर स्टिक रहना है ताकि आप डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प हो सके, आपको कंपैरिजन में हेल्प हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है दो कंपनी का कंपैरिजन करना चाहते हो या इंटरनली अपनी कंपनी का कंपैरिजन करना चाहते हो, इस साल के डाटा को पिछले साल के डाटा से या इस साल के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, लेकिन आपके मेथड जो है एक अकाउंटिंग ईयर में आपने एक मेथड यूज़ करा है, दूसरा अकाउंटिंग ईयर में आपने दूसरा मेथड यूज़ करा है, तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। और अगर कंपेयर नहीं कर सकते हो तो आप जो है डिसीजन नहीं ले सकते हो कि पिछले साल आपको प्रॉफिट क्यों हुआ, इस साल आपको लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपने मेथड तो अलग अलग यूज़ करे। हो सकता है पिछले बार आपने जो मेथड यूज़ करा उसकी वजह से वो प्रॉफिट शो रहा हो, आपने जो इस साल मेथड यूज़ करा उसकी वजह से लॉस शो रहे हो। शायद अगर आप सेम मेथड यूज़ करते तो इस साल आपका प्रॉफिट ही शो होता, या फिर पिछले साल आप ये वाला मेथड यूज़ करते तो हो सकता है पिछले साल भी लॉस शो होता। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। तो आपको जो भी मेथड आप यूज़ करो बस उस पर स्टिक रहो, आपको जो है बार बार जो है मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वही बोलता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कि आप कंसिस्टेंट रहिए एक मेथड पर, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो। चलो जो एक बार समझ लेते हैं क्या कह रही है ये डेफिनेशन। एंड अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप जो है स्पीड वाले बटन पर जाकर स्पीड कम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो 1.5 पे, 2.5 2 पे, जैसे भी आपको रखनी हो अकॉर्डिंगली। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपके लिए ठीक है तो ओके है, नहीं फिर आप अपने रेजोल्यूशन उस पर जाके जो है सेटिंग पे जाके स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। चलो कंसेप्ट पे आते हैं। सो क्या कहता है कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जैसा मैंने कहा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जितने भी मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ ना, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट उनके नाम से ही समझ आ जाता है। अगर आप पेपर में भूल भी जाते हो, आपको याद नहीं रहता है कि ये कंसेप्ट क्या था, तो आप उनके वर्ड से ही समझ सकते हो। कंसिस्टेंसी ओके मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट किस में रहना है? कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। सो ये आपको ट्रिक्स यूज़ करनी होती है समटाइम कि अगर आप भूल भी जाते हो कि ये कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, या फिर आप और अच्छे से इन चीज़ों को इन ट्रिकी वर्ड से याद रख सकते हो। सो अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। जो अकाउंटिंग मेथड होते हैं उनको एक साल से अगले साल में सेम मेथड ही यूज़ करना चाहिए। कंसिस्टेंसी हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स ओवर द डिफरेंट पीरियड्स। और हम जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी हमारे आते हैं कंपैरिजन करने में हेल्प मिलती है अगर हमने सेम मेथड्स यूज़ करें। की पॉइंट्स इसके, सेम मेथड्स एवरी ईयर, कि हर साल हमें सेम मेथड यूज़ करना है, वही कहता है ये कंसेप्ट। और क्या कहता है? हेल्प कंपैरिजन। अगर हम एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली सालों साल तो हम जो है बहुत सारे सालों का डाटा एक साथ कंपेयर इजीली कर सकते हैं। चेंजेस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। और अगर आप चेंजेस करते भी हो, जैसे मैंने लास्ट कंसेप्ट में बताया था डिस्क्लोजर कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, अगर हो सकता है कि आप 4-5 साल से एक मेथड यूज़ कर रहे हो लेकिन अब आप चाहते हो कि आपको वो कंसेप्ट चेंज करना है, तो मतलब हो सकता है ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वो कंसेप्ट चेंज वो मेथड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो आपको उसे डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वही ये चीज़ कह रहा है कि अगर आप कोई चेंज भी करते हो तो उसे आप डिस्क्लोज कीजिए कि आपने इस चीज़ में ये चेंज करा है, आपने अकाउंटिंग मेथड में इस तरीके से ये चीज़ चेंज करिए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो आप डेप्रिसिएशन का एक मेथड यूज़ करते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने अगर कोई एसिड खरीदी है तो उस कभी ना कभी तो उसकी वैल्यू खत्म होनी है। तो आप क्या करते हो कि एक साथ जो आपको झटका पड़े कि आप 4 साल तक तो एक मशीन की वैल्यू 50,000 दिखा रहे हो, एकदम से वो अनयूजेबल होगी तो आपने 0 दिखा दिया। तो हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हर साल उसकी वैल्यू जो है घटाते रहते हैं। मान लो उसकी लाइफ टाइम जो है 5 साल की है तो हम हर साल उससे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेस करते रहेंगे। तो मान लो अगर आप पहले स्ट्रेट लाइन मैथड यूज़ करते थे लेकिन अब आप जो है वेटेड एवरेज मैथड यूज़ कर रहे हो, हर साल चेंजेस कर रहे हो, तो ऐसे आप उस मशीन की वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे ना। तो आपको हर साल एक ही मेथड यूज़ करना होगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करो ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी जो है मशीनरी की वैल्यू घटती रहे, डेप्रिसिएशन लगता रहे। लेकिन अगर आप चेंज करते रहोगे तो ना तो सही तरीके से मशीनरी की वैल्यू घट पाएगी और ना ही सही तरीके से आपका डेप्रिसिएशन हो पाएगा। तो ये क्या करता है, आपके
जो है कोई भी आप मेथड यूज़ करते हो तो उसको एक कंसिस्टेंट पीरियड तक करते रहिए, और अगर कुछ चेंज कर रहे हो, काफ़ी सालों बाद चेंज कर रहे हो, तो उसे डिस्क्लोज कीजिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आई होप आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट से भी थोड़ा बहुत रिलेट करता है कि आपको अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो डिस्क्लोज कीजिए, लेकिन आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है एक मेथड पर, कोई भी अकाउंटिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो। सो आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, और उसे हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना है जिसमें हमें एक्सपेक्टेशन है कि लॉसेस हो सकता है, लेकिन अगर हमने फ्यूचर एजम्पशन है हमारी, या एंटिसिपेशन है कि प्रॉफिट हो सकता है, तो क्या हमें वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर देनी है कि हमें लगता है कि यार हमें ये ऑर्डर मिलने वाला है, तो क्या हम पहले ही उसकी रिकॉर्डिंग कर ले? नहीं। लेकिन अगर हमें लॉसेस के जो है अंदेशा हो रहा है कि लॉसेस हो सकता है, तो उसकी एंट्री हमें कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि हमसे जो है, मान लो हमारा, जैसे मैंने कहा था फर्नीचर का एग्जांपल, फर्नीचर का बिजनेस है, हमने किसी को फर्नीचर जो है पार्सल कर दिया, फर्नीचर भेज दिया, ऑर्डर तैयार करके उन्हें दे दिया, लेकिन हमें लग रहा है कि वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, या हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं। बैड डेट होता है जो डेटर्स हमें रिफंड नहीं करेंगे या रिटर्न नहीं करेंगे हमारे पैसे। तो क्या हमें उसके लिए प्रोविज़न बना देना चाहिए? क्या हमें उसकी एंट्री कर देनी चाहिए अगर हमें लग रहा है कि उसके लॉसेज हो सकते हैं? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स करके एक अकाउंट बना देंगे, जिसमें हम वो चीज़ें उनके लिए भी जगह रखेंगे कि अगर ये लॉस होता है तो वो कहाँ से रिकवर होगा, उसकी एंट्री हम पहले से ही कर देते हैं। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर हमारे पास एक केस है, अगर हम वो केस जीत जाते हैं तो हमें 10 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी या कुछ और चीज़ मिल जाएगी अदर पार्टी से, तो क्या हमें वो पहले से ही रिकॉर्डिंग कर देनी चाहिए कि हमें 10 लाख मिल सकते हैं, तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि 10 लाख रुपीज़ रिसीव्ड इन फ्यूचर? नहीं, हम उस चीज़ की एंट्री नहीं करेंगे। जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट को लेके, उनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन फ्यूचर के जो एंटिसिपेटेड लॉसेज होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर देते हैं। वही बोलता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप प्रॉफिट को ओवरस्टेटेड ना कर दो। ओवरस्टेटेड का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, पॉसिबिलिटी 50-50 है, या फिर 90-10% की पॉसिबिलिटी है, और हम वो प्रॉफिट पहले ही दिखा देंगे, तो डेफिनेटली जो हमारे प्रॉफिट ओवरस्टेटेड दिखेंगे, ज़्यादा दिखेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रॉफिट कम से कम दिखे या सही फॉर्म में दिखे। इसलिए हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि आप एंटिसिपेटेड लॉसेस को जरूर रिकॉग्नाइज कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो होते हैं उसे इग्नोर कीजिए। एक्सप्लेनेशन समझ इट फॉलोज अ कॉन्शियस अप्रोच टू अवॉइड ओवरस्टेटेड प्रॉफिट। ये जो एक कॉन्शियस अप्रोच लेता है ताकि हम प्रॉफिट्स को ओवरस्टेटेड ना दिखा दे। अगर हमें फ्यूचर में लग भी रहा है कि हमें ये पैसा रिसीव हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसकी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। की पॉइंट्स इसके क्या है, रिकॉर्ड लॉसेस अर्ली। हम क्या करते हैं, लॉसेस को पहले ही रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का हम अकाउंट बना देते हैं ताकि एकदम से हमें झटका सा ना लगे, बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस होने वाला है, तो वो ना हो। धीरे धीरे हम जो अपने प्रॉफिट में से उसमें भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहे, ताकि अगर वो लॉस होता भी है तो बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। इग्नोर अनसर्टेन गेन्स। लेकिन जो अनसर्टेन गेन होते हैं, जैसे मैंने बात करी कि अगर फ्यूचर में हमें लग रहा है कि हमें ये प्रॉफिट हो सकता है, या हमें लग रहा है कि हमें ये ऑर्डर मिल सकता है, तो क्या हमें वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि हमें ये ऑर्डर मिलने वाला है? तो हम पहले ही कर लेते हैं कि ऑर्डर मिल चुका है इतने अमाउंट का, तो वो अमाउंट हम रिकॉर्ड कर लें? नहीं, हमें उसे प्रॉपरली इग्नोर करना है। एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स, और ये सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप ओवरस्टेटेड प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हो। अगर ओवरस्टेटेड दिखाते हो, प्रॉफिट नहीं होता है, तो आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप एग्जैक्ट लॉसेस को पहले ही सिक्योर कर रहे हो, प्रोविजंस क्रिएट करके उसे पहले ही एंटिसिपेटेड जितने भी लॉसेस है उसकी पहले ही जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप आपको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट समझ आ गया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट और मटेरियल मार्केट प्राइस। अगर आपके पास एक जो स्टॉक लास्ट में बच जाता है, एट द एंड जो सेल नहीं हुआ है, तो आप उस स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करोगे? क्या आप उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे? रॉ मटेरियल आपके पास बच चुका है, तो आप उससे क्या करोगे, जो लोअर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि आप इससे ज़्यादा तो डाउन नहीं जाएगा। अगर आपने पहले ही जो है मार्केट वैल्यू पे दिखा दिया, मान लो मार्केट वैल्यू पे इस स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा।
अगर आप मार्केट वैल्यू पे दिखा रहे हो, क्योंकि कल को अगर ये कम आ जाता है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी इन दोनों में से लोअर होता है उस पर आपको जो है दिखाना है स्टॉक्स को। वही हमने लोन वाले इसमें भी कहा था, वही हमने बैड डेट्स में भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉस होने की, तो उसके लिए पहले ही तैयार कर लीजिए प्रोविज़न। और अगर नहीं लगता, अगर आपको प्रॉफिट के लिए लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। बस यही कहता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट कहता है कि हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए, उन्हें ही दिखाना चाहिए जिसकी एक मटेरियल वैल्यू हो या आइटम जो इम्पॉर्टेंट हो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, मशीनरीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गई, ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ों की बात करें, मतलब जिसका बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, अगर आप एक पेन की वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो क्या आपका लॉस हो जाएगा? क्या आप अगर लिख लोगे तो क्या आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा? नहीं लिखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं ना। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की गाड़ी एक दिन के लिए कहीं आपके एम्प्लॉय के वर्क से चलेगी, तो क्या उसको आप रिकॉर्ड करोगे अपने बिजनेस में? नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस है, उसका आपके बिजनेस के प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, उसका आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यही कहता है मटेरियलिटी कंसेप्ट कि हम सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और ये डिफाइन करता है हमारा कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मीन्स रिलेटेड टू पेन हो गया, स्टेशनरी हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो एक बार समझ लेते हैं। ओनली मटेरियल और इम्पॉर्टेंट आइटम शुड बी शोन सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंट और बैलेंस शीट को मिला के बनाते हैं, क्या हमें उसमें कौन सी चीज़ें दिखानी चाहिए? जो हमारे लिए मटेरियलिटी आइटम्स हो, जो इम्पॉर्टेंट हो, उन चीज़ों को दिखाना चाहिए। स्मॉल और इनसफिशिएंट आइटम्स कैन बी इग्नोर्ड फॉर प्रैक्टिकलिटी। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस में या नहीं पड़ेगा, अगर थियोरेटिकली सोचो तो आपको सब चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए, एक एक पैसा आप लिखते रहो, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप छोटी छोटी सारी चीज़ें लिखते रहोगे, पेपर की कॉस्ट लिखोगे, पेन की कॉस्ट लिखोगे, या फिर कुछ आपने चार्जर ले लिया उसकी कॉस्ट लिख लोगे, कंप्यूटर का, तो ये जो छोटी छोटी कॉस्ट होती है, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो उसका बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों को इग्नोर करना ही बेटर रहता है। की पॉइंट्स इसके रहेंगे। फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट आइटम्स, हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइटम्स पर ही फोकस करना है, जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है, जो बिजनेस के रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट डाल सकती है, उसके लिए ज़रूरी है। सिर्फ हम उनकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें या उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करें। डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर, और ये डिपेंड करता है साइज और नेचर पर। हो सकता है किसी एक गाड़ी की कॉस्ट किसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हो, जिसका बिजनेस जो है 20-25 लाख का ही है, और उसका पूरा बिजनेस उस गाड़ी पर ही मोस्ट ऑफ द सप्लाई डिपेंड कर रही थी, तो उसके लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, क्या उसको उस गाड़ी के थोड़े एक्सीडेंट हो जाने से या उसमें थोड़ा रिपेयरिंग का खर्चा जो हो रहा है, क्या उससे उसके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का साइज़ क्या है, आपकी कंपनी का नेचर क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपके लिए मटेरियलिटी आइटम है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट आइटम है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पेन है तो क्या आप उसकी क्या उसे आप अपने एसेट में लिखोगे कि आपके पास एक एसेट है, 10 रुपए का पेन है ना आपके पास, तो वो आपका एसेट हो गया? नहीं, उसे हम एक एक्सपेंस मानेंगे, क्योंकि वो जो है आपको ना तो ज़्यादा टाइम तक आपको सर्विस देने वाला है, और ना ही इसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू है कि आप उसे एसेट में शो कर सको या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर सको। इसलिए इसका सिंपल मटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, उसे ही रिकॉर्ड किया जाए। आई होप आपको मटेरियलिटी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट।
ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि आप जितनी भी रिकॉर्डिंग करो ट्रांजैक्शंस की, वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होनी चाहिए। आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए जिस चीज़ की भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप सेल दिखा रहे हो तो आपके पास सेल इनवॉइस होना चाहिए कि आपकी सेल हुई है। अगर आपने कुछ परचेज करा है तो आपके पास उसकी इनवॉइस होना चाहिए, मतलब जो सेलर आपको इनवॉइस देता है वो होना चाहिए। मतलब एक एविडेंस के साथ आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, और ये एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, एक जो है ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करता है कि ओके ये ट्रांजैक्शन हुई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपका ऑडिट हो रहा होता है, कई बार आपको ऑडिट करवाना होता है, गवर्नमेंट ऑडिट करवाने का नोटिस देती है, तो जब आप वो ऑडिट करवाते हो तो जब आपके पास वो प्रूफ्स होते हैं, आपके पास वो बिल होते हैं, आपके पास वो इन्वॉइसेस होते हैं, आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ आपके बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो हमेशा वही ट्रांजैक्शन बिजनेस में ऐड करी जाएगी, अकाउंटिंग में ऐड करी जाएगी या रिकॉर्ड करी जाएगी जिनके आपके पास एविडेंस होंगे। वही कहता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट की आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, आपके पास एक ऑब्जेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि अगर आपने ट्रांजैक्शन नोट करी है तो क्यों करिए। एक बार समझ लेते हैं। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर एविडेंस। कोई भी आपकी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन हुई है और ये इसका प्रूफ है। अगर प्रूफ नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही मत करो, लेकिन आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। एंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और जब आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स देते हो, वेरीफाई करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, तो वो जो है बायसनेस को भी कम करता है। फॉर एग्जांपल नहीं तो हम मान सकते हैं कि मैनेजर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, या फिर आप अननेसेसरी जो है सेल्स नहीं दिखाओगे, अननेसेसरी जो है अपना एक्सपेंस नहीं दिखाओगे। अगर आप एक्सपेंसेस दिखाओगे तो आपके पास उसके प्रूफ होने चाहिए, बिल होने चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ हुए। तो वो एक बायसनेस को भी रिड्यूस करता है और जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ है उसको भी रिड्यूस करता है बिजनेसेस में। इसलिए जो है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए जो हमारे पास, जिसके हमारे पास एविडेंस हो। जरा इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। रिक्वायर्स प्रूफ। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके लिए प्रूफ रिक्वायर है, आपको प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है या होना चाहिए आपके पास कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है वो किस बेसिस पर करी है। इंश्योर रिलायबिलिटी, और ये जो है आपकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है कि आप रिलायबल हो कि ओके आपने ये एंट्री करी है तो इस बेसिस पर ये एंट्री की गई है। अवॉइड मैनिपुलेशन, और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस ओवर स्टेटेड दिखा दिए जाए, तो वो उस चीज़ को भी अवॉइड किया जा सकता है। जब आप प्रूफ लगाते हो उसमें, जब आप एविडेंसेस ऐड करते हो, तभी अगर उस ट्रांजैक्शंस को कर रहे हो तो डेफिनेटली मैनिपुलेशन को भी ये अवॉइड करता है। जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। परचेज रिकॉर्डिंग ओनली विद बिल। अगर आपने कुछ भी परचेज करा है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करा है, ओके आपने रॉ मटेरियल परचेज करा है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग तभी करेंगे अगर आपके पास उसका बिल है रॉ मटेरियल का, कि आपने इतना रॉ मटेरियल खरीदा, इतनी क्वांटिटी में खरीदा, इस प्राइस पर खरीदा। अगर आपका वो प्रॉपर बिल है तब आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सो यही बात कहता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। और ये आपका एक लास्ट पार्ट था जिसमें हमने सारे कंसेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझा है। और अगर आपको इन कंसेप्ट्स में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, 1% भी मैं आपकी एजुकेशन में, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी में वैल्यू डाल पाई हूँ, तो डेफिनेटली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।